हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? पहले 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा? पहले गृहसज्जा को हमने पूरा ख़त्म किया। उसके बाद हम लोगों ने पुष्पसज्जा के बारे में पढ़ा और पुष्पसज्जा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पुष्पसज्जा जो होती है वह पुष्पसज्जा करने के लिए हमारे अंदर व्यक्ति के अंदर सजावट का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे सजावट की जाए जो देखने में अच्छी लगे। और हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था कि कैसे फूल को काटते हैं। पुष्पसज्जा के कई प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे कि पुष्पसज्जा, परंपरागत पुष्पसज्जा क्या होती है, और हमने क्या पढ़ा कि विदेशी पुष्पसज्जा क्या होती है, आधुनिक पुष्पसज्जा क्या होती है। ये हमने 3 प्रकार की पुष्पसज्जा पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने परंपरागत पुष्पसज्जा के बारे में क्या पढ़ा कि इसमें रंग में फूलों पर और रंग पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है परंपरागत में। उसके बाद हम लोगों ने क्या, विदेशी पुष्पसज्जा जिसे क्या कहते हैं, जापानी पुष्पसज्जा के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्पसज्जा की शुरुआत कौन सी सदी में शुरू हुई थी, तो 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने की, कहाँ से कैसे शुरुआत इसकी हुई, तो क्या कहा जाएगा कि चीन के द्वारा शुरू की गई थी। और चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने पुष्पसज्जा की या सजावट की शुरुआत की थी। और जापान के लोगों द्वारा इसे विस्तारित किया गया, इसे बढ़ाया गया, इसे आगे बढ़ाया गया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। तो हमने इस 3 प्रकार की पुष्पसज्जा पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या, जापानी पुष्पसज्जा के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रिक्का, सोका और मोरिबाना नाजीरे। कितने होते हैं? 4 होते हैं। रिक्का, सोका, मोरिबाना नाजीरे 4 प्रकार की होती है। रिक्का क्या होती है कि इसमें जो होते हैं, ये टहनी जो होती हैं वह लंबी होती हैं, और इसमें फूल भी जो होते हैं, इसमें जो होती है कि पॉट लंबा होता है और इसकी टहनियाँ भी लंबी होती हैं। किसमें? ये था कि रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होती है, किसमें जो होते हैं, ये पार्ट जो होते हैं, इसके पात्र जो होते हैं वह लंबे होते हैं, और इसमें जो फ्लावर होते हैं, ये टहनियाँ होती हैं, ये भी क्या होती हैं, लंबी होती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि इसमें फूल और फूलों पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सोका में हमने क्या देखा कि इसके पात्र और ये होती है, ये सजावट जो होती है छोटी होती है। यह इसमें पात्र और फूल जो होते हैं वह पात्र छोटा और फूल छोटा होता है। पात्र छोटा और फूल भी छोटा होता है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15वीं शताब्दी से। कब हुई थी? 15वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? सोका की। अब हम देखेंगे मोरिबाना में क्या होता है कि चौड़े और उथले पात्रों का यूज़ किया जाता है। चौड़े और उथले पात्रों का यूज़ किया जाता है। यहीं पर ऐसे ये फ्लावर वगैरह रहते हैं। और नाजीरे जो होता है, यह रिक्का की तरह इसमें जो होते हैं ये लंबे पात्र का यूज़ करते हैं। तो हमने ये 4 पढ़े थे। कौन कौन से? रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे। अगर पूछा जाए कि जो विशिष्ट फूल होते हैं उन्हें कहाँ रखना चाहिए, विशिष्ट फूल को एक बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और अगर जो भी लंबे टहनी वाले फूल होते हैं, इस तरीके के फूल होते हैं, लंबे पात्र वाले जो लंबी इतनी बड़ी फूल होते हैं पात्र में, और उन्हें कहाँ रखते हैं? उन्हें बीच में नहीं उनके या तो केंद्र में रखेंगे, बीच में नहीं, सॉरी, उन्हें या तो केंद्र में रखेंगे और या तो कॉर्नर में रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 4 पढ़े थे। ये किसके पार्ट है? जापानी पुष्पसज्जा के पार्ट हैं। कौन कौन से? रिक्का, सोका, मोरिबाना, नाजीरे। अब हम लोगों ने देखा था कि आधुनिक पुष्पसज्जा के बारे में, और हमने इसके पहले बता दें आप लोगों को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इकेबाना और टोकोनामा। इकेबाना के बारे में हमने क्या देखा था कि इसमें तीन रेखाओं को महत्व दिया जाता है। 1, 2 और ये 1, 2, 3 कौन कौन सी होती हैं? सिन, सो और हाइकी।
सिन सो हाइकी, ये क्या होता है, ये 90 अंश के कोण पे होता है, 90 अंश पर होता है। और ये सो जो होता है ये 45 अंश पर होता है, और हाइकी जो होता है ये 75 अंश पर होता है। तो हमने ये क्या है, सिन किसको प्रदर्शित करता है, सिन जो है वह किसको प्रदर्शित करता है, ये ऊपर कौन है, ऊपर स्वर्ग है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, स्वर्ग को प्रदर्शित करेगा। और सो किसको प्रदर्शित करेगा, यह मानव को प्रदर्शित करेगा, ठीक। और हाइकी किसको प्रदर्शित करेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कौन है, पृथ्वी। तो हम लोगों ने देखा कि सिन सो हाइकी ये 3 होते हैं किसमें, इकेबाना में। और इसका अर्थ इकेबाना का क्या होता है, जीवित फूल। क्या होता है, जीवित फूल। टोकोनामा क्या होता है, जैसे हम लोग घर के मंदिर को यहाँ मंदिर कहते हैं, वैसे वहाँ पर कि घर के मंदिर को मतलब टोकोनामा जो है वहाँ के मंदिर घर को कहा जाता है, वहाँ पर मंदिर को टोकोनामा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा आधुनिक पुष्पसज्जा। आधुनिक पुष्पसज्जा कितनी होती है, 4 होती है। आधुनिक पुष्पसज्जा ये 4 होती है। कौन कौन सी होती है कि ये 4 कौन कौन सी हुई, रेखी हुई और लघु हुई। कौन कौन सी, रेखी हुई, लघु हुई, समूह हुई। रेखी, लघु, समूह और चौथा कौन सा हुआ, मिश्रित। ये 4 प्रकार की पुष्पसज्जा होती है। कौन कौन सी, रेखी, लघु, समूह, मिश्रित। तो ये आधुनिक पुष्पसज्जा के प्रकार हो गए। और हमने कई प्रकार की पुष्पसज्जा पढ़ी थी, जैसे फेडरल पुष्पसज्जा हो गई। और हमने क्या पढ़ा था, फेडरल पुष्पसज्जा को पढ़ा था के बारे में। और इसमें क्या होता है कि ये जो इस तरीके से उथले पात्र होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ से हत्था लगा होता है, इस तरीके से बना होता है। तो ये फेडरल पुष्पसज्जा हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कोलिनियम देखा था। और हमने क्या देखा कि अमेरिकन शैली की मतलब पुष्पसज्जा के बारे में देखा। तो इस तरीके से हमने कई प्रकार की पुष्पसज्जा के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कला के तत्व। कला क्या है, ये 2 प्रकार की होती है। कला 2 प्रकार की होती है। एक तत्व, कला के तत्व होता है, कौन सा होता है, एक कला के तत्व होता है, और दूसरा क्या होता है, ये कला का सिद्धांत। पहला क्या है कला के तत्व में, रेखा, आकार, पोत, नमूना। कितने होते हैं ये, 7 होते हैं। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये कौन से हैं, 1 2 3 4, रेखा, आकार, पोत, नमूना और नमूना। फिर 5वां क्या है, रिक्त स्थान। ये यहाँ पर पहले रंग रहेगा, रंग। फिर छठा प्रकाश एवं छाया, प्रकाश एवं छाया। और 7वां क्या हो गया, रिक्त स्थान। ये 7 हो गए। कौन कौन से, रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग, प्रकाश एवं छाया, फिर रिक्त स्थान। अब इसमें क्या होते हैं, ये 5 होते हैं, अनुपात, संतुलन, लय। कौन कौन से, अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव, जिसे बल कहा जाता है। अब ये बल, ये जो ताकत वाला बल वो नहीं होता है। अभी हम इसको भी समझेंगे कि ये बल वो बल नहीं है। तो
कला के सिद्धांत 5 हो गए, कला के तत्व 7 हो गए, रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग और प्रकाश एवं छाया। फिर 7वां क्या है, रिक्त स्थान। फिर इसको क्या कहेंगे, अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और क्या कहेंगे, दबाव एवं बल। तो जिसमें हमने क्या बताया था कि रेखा, एक नज़र में हम इस सबको हल्का हल्का रिवीजन कर देते हैं कि रेखा क्या है, यह प्राथमिक होती है, दो बिंदुओं के मिलान से बनने वाला ये प्राथमिक तत्व है। दो बिंदुओं के मिलान से, जो बीच के बहाव को कहते हैं, ये दो बिंदुओं के मिलान से बनती है। रेखा के बगैर कोई भी आकार बनाना संभव नहीं है, यह इसका प्रमुख तत्व है, किसका, कला का तत्व है। और रेखा जो होती है यह बहुत अधिक, इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है किस चीज़ की, किसी की मनोवृत्ति को बदलने के लिए। अगर पूछ लिया जाए कि आपसे कि ये इस तरीके की लाइन, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा के कपड़े किसको पहनने चाहिए, जिसकी हाइट जो होती है कम हो, उसको लंबवत रेखा के कपड़े पहनने चाहिए। और जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और अगर पूछ लिया जाए ये क्या है, कौन सी रेखा है, ये वर्टिकल लाइन, जिसे लंबवत रेखा बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये क्या होती है, इस लाइन के कपड़े किसको पहनने चाहिए, और ये क्या दर्शाता है, यह व्यक्ति को, जो छोटे व्यक्ति, ये अगर बड़े व्यक्ति इसको पहनेंगे तो उनकी हाइट थोड़ी लिमिट दिखाएगी और यह व्यक्ति को चौड़ा दिखाती है। यह किसकी, ये एक तरीके से आराम को दिखाती है। ये कौन सी रेखा है, ये इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको आड़ी रेखा बोलेंगे या पड़ी रेखा बोलेंगे, इसको खड़ी रेखा बोलेंगे। दो प्रकार की रेखा हो गई। और तीसरी रेखा क्या थी, जिसको कहते हैं डायगोनल लाइन, इस तरीके से जाती है, ये डायगोनल लाइन हो गई ये। और उसके बाद चौथी रेखा क्या थी, हम लोग इसके बारे में बताए थे, जिगजैग, कि इस तरीके से रेखा होती है, ठीक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरीके की रेखा होती है। उसके बाद क्या होता है, कर्व। कर्व क्या है, अगर पूछ लेते हैं कि पुरुषोचित कौन सी रेखा पुरुषोचित को प्रदर्शित करती है, तो कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है, ये कौन सी रेखा है, ये पुरुषोचित को प्रदर्शित करती है। और कौन सी रेखा स्त्रियोचित को प्रदर्शित करती है, तो ये, और सुंदरता को कौन सी रेखा बताती है, ये कर्व। कर्व क्या है, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ये कर्व है। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको पढ़ा कि रेखा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जाना। फिर आकार, आकार के बारे में हमने पढ़ा था कि आकार जो होते हैं, वह जो भी आकार है कितने हैं, 6 हैं। उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि आकार जो है वह बिना रेखा के संभव नहीं है। जो अगर पूछ लें कि कौन सी, मतलब कौन से ऐसे आकार हैं जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। पहला आयत हो गया, ठीक। और दूसरा क्या हो गया, वर्ग हो गया, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक। चौथा क्या हो गया, पंचभुज हो गया। चौथा क्या हो गया, जैसे मंदिर बनती है ये इस तरीके से। और पांचवा क्या हो गया, षटभुज हो गया, ऐसे ऐसे ये। और छठा क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। तो ये 6 प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये पंचभुज, षटभुज और वृत्त। तो इस तरीके से। और वृत्त किससे बनता है, ये कर्व से बनता है, किससे, कर्व से बनता है। तो बिना रेखा के क्या हम ये आकार बना सकते थे, नहीं, बिना रेखा के। रेखा इसीलिए कला के लिए ये प्रथम महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ही उपयोगी प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके बगैर कोई भी आकार बनाना संभव नहीं है। तो रेखा के बारे में हम लोगों ने देखा, आकार के बारे में देखा, उसके बाद रेखा, आकार, फिर पोत, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्सचर बोलते हैं। टेक्सचर क्या होता है, किसी भी चीज़ को छूने पर जो हमें एहसास होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। किसी भी चीज़ को छू कर, देख कर, हमारे आँखों से कोई भी खुरदुरी चीज़ को आप देखिए तो उससे पता चलता है
कि वह क्या है, कि वह खुरदुरा होगा। अभी आप समोसे को देखिए तो उसको देखकर, या कचौड़ी को देखिए, वो अगर क्रिस्पी होगी तो क्या देख के भी पता चल जाएगा कि वह कुरकुरी होगी, क्रिस्पी होगी। तो इस तरीके से देखकर या छूकर जो हमारे हाथों को जो हमें एहसास होता है, जो हमें पता चलता है, उसे क्या कहेंगे, टेक्सचर बोलते हैं या पोत बोलते हैं। तो टेक्सचर जो होते हैं वह खुरदुरा भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है और चिकना भी हो सकता है। इस तरीके से टेक्सचर भी कई होते हैं। फिर और रोएदार भी हो सकते हैं। अभी जो टेडी वगैरह लीजिए तो वो देख के लगता है कि हाँ ये रोएदार है, लेकिन सॉफ्ट होगा, एकदम बिल्कुल ही मुलायम होगा। तो टेक्सचर के बारे में हमें किसी भी चीज़ को छूने पर या देख कर उसकी मतलब उसकी स्थिति का एहसास होता है कि ये छूने पर कैसा लगेगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकाश एवं छाया, प्रकाश जो होते हैं ये दो, प्रकाश एवं छाया प्रकाश जो होते हैं ये दो होते हैं। कौन कौन से? एक कृत्रिम होता है और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक होता है। प्रकाश दो प्रकार के हुए। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्थान स्पेस, इसको खुला स्थान स्पेस, अगर जिसे ये पेंटिंग बनी हुई है और इस पर खूब भारी काम कर दिया जाए, मतलब इसकी सतह ही जो है ये पता ना चले, तो क्या ये देखने में अच्छी लगेगी? नहीं। और अगर वहीं ऐसी पेंटिंग हो जिसमें बिल्कुल या तो बीच में ही फ्लावर बने हुए हो, जिसमें उसके जो बैकग्राउंड है वो सब का भी थोड़ा बहुत पता चले, तो वो देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, वो देखने में अच्छी लगती है। मतलब किसी भी चीज़ को इतना मत सजा दो कि जो उसकी वास्तविकता समाप्त हो जाए। जो वास्तविकता है मतलब सजावट ऐसा करिए कि जिससे उसकी वास्तविकता कम से कम उसकी वास्तविकता बनी रहे। अब हम कोई भी चीज़ इतना सजा दे रहे हैं, जैसे अभी देखिए पार्लर में कोई भी लड़की है उसको इतना मेकअप कर दीजिए कि वो देखने में ही बहुत गंदा लगे। इतना ज़्यादा क्रीम लगा दीजिए, इतना ज़्यादा पाउडर लगा दीजिए कि पता ही न चले कि हाँ ये जैसे मतलब मेकअप उतारने के बाद पता ही न चले कि ये वही लड़की है कि जिसका मेकअप हुआ था। मतलब कोई भी सजावट करो तो उसकी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि उसकी वास्तविकता जो है वह समाप्त ना हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा। क्या? रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग, प्रकाश, छाया और क्या देखा? रिक्त स्थान। इतना हम लोगों ने 7 देखा था। ठीक। अब अगर पूछ लिया जाए क्या रंग किसी की मनोवृत्ति पर प्रभाव डालता है? हाँ, रंग, कलर जो होते हैं ये भी किसी के मनोभावों को बदल सकते हैं। इसमें भी ये क्षमता होती है कि रंग को देखकर, जैसे होता नहीं है कि लाल रंग मतलब खुशी की बात हुई तो फ्लावर वगैरह रेड कलर का देखिए तो वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन और अदर रंग देखिए तो उसका वो अलग एहसास कराता है। तो इसी तरीके से रंग भी हमारे मनोवृत्तियों पर प्रभाव डालते हैं। हमने इन सब के बारे में जाना। अब हम देखेंगे क्या? रेखा के बारे में जाना। डिजाइन, किसको क्या कहते हैं? नमूना। डिजाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिजाइन, जिसे क्या बोलते हैं? नमूना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? नमूना। ठीक। यह क्या है? यह कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। कौन? डिजाइन है। डिजाइन क्या है? यह रेखा, आकार, रंग तथा भावनाओं को मिलाकर बनता है। यह रेखा, क्या बिना रेखा के बिना रेखा के और बिना आकार के आप डिज़ाइन बना सकते हैं? नहीं। तो बिना रेखा के तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह रेखा, आकार, रंग तथा भावनाओं को मिलाकर बनता है। भावनाओं को मिलाकर बनता है। ठीक। तो हमने क्या देखा कि डिज़ाइन जो है यह कला का
सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। कोई भी अगर किसी घर की शोभा बढ़ानी हो या मतलब कहीं भी सजावट करनी हो तो बिना डिज़ाइन के वो संभव नहीं है। कोई मतलब अगर अब आप देखिए कि सजावट की जाती है तो आपने अभी पढ़ा होगा कि दीवार पे भी अब आजकल डिज़ाइन बनने लगी हुई, दीवार पे डिज़ाइन बनती है। और हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर से बनती है, डिजिटल जो डिज़ाइन बनती है वह कंप्यूटर से ही बनी हुई आती है और जो कि दीवार पर छाप उठती है। और अब देखेंगे कि डिज़ाइन के कभी कभी इसके अदर नाम होते हैं, कई नाम होते हैं और नाम से भी पूछ लिया जाता है कि डिज़ाइन को क्या बोलेंगे, कि नमूना बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, बानगी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, विन्यास बोलते हैं, विन्यास बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, प्रारूप बोलते हैं, प्रारूप। तो डिज़ाइन के कई नाम हैं, कौन कौन से, नमूना, बानगी, विन्यास और प्रारूप। तो हमने देखा कि डिज़ाइन क्या होता है। अब हम देखेंगे किसके अनुसार, गोल्ड स्टेन के अनुसार। किसके अनुसार, गोल्ड स्टेन के अनुसार। गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन के अनुसार क्या है, डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं क्या है, यह व्यवस्था है, व्यवस्था है। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए ये पदार्थ का अर्थ क्या होता है, मतलब डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था है, लेकिन पदार्थ का अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पर ये पदार्थ का अर्थ होता है रेखा, आकार, रंग। ये जो चीज़ें हैं, रेखा, आकार, रंग, ये सब चीज़ें क्या है, डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन को बनाने में ये मतलब हेल्पफुल होती हैं। कौन कौन सी, रेखा, आकार, रंग, ये सब के बगैर डिज़ाइन नहीं बन सकता है। तो हमने गोल्ड स्टेन ने क्या कहा, डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था है। क्या है, पदार्थों का चयन, कि कैसी रेखा बनाई जाए, कैसा इसका आकार होना चाहिए, मतलब जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों को लिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्हीं दो उद्देश्य के लिए हम पदार्थों का चयन करते हैं। दो उद्देश्य के लिए पदार्थों का चयन करते हैं। कौन कौन सा है, एक होता है क्रमबद्धता, दूसरा क्या होता है, सुंदरता। तो हमने देखा कि डिज़ाइन जो है, गोल्ड स्टेन ने बताया कि डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं क्या है, व्यवस्था है। डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं क्या है, व्यवस्था है। इसके दो उद्देश्यों के लिए हम पदार्थों का चयन करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, रंग होता है, रेखा होती है, आकार होती है और रंग होता है। ये सब क्या है, पदार्थ हैं। और ये दो उद्देश्यों के लिए हम इसका चयन करते हैं। एक क्रमबद्धता बनी रहे, दूसरा क्या है, सुंदरता। अब हम देखेंगे डिज़ाइन के गुण। पहले हम देख लेते हैं कि डिज़ाइन के प्रकार क्या होते हैं। डिज़ाइन के प्रकार, डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक संरचनात्मक डिज़ाइन और दूसरा क्या है कि सजावटी को और क्या बोलेंगे, सजावटी को हम क्या बोलते हैं, अलंकारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलंकारिक बोलेंगे, डेकोरेटिव बोलेंगे, अलंकारिक। तो डिज़ाइन के कितने प्रकार हुए, एक सजावटी डिज़ाइन हो गया, पहला संरचनात्मक डिज़ाइन हो गया जिसको बोलते हैं रचनात्मक। क्या बोलते हैं, रचनात्मक। और क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, सजावटी, अलंकारिक और क्या बोलेंगे, डेकोरेटिव बोलते हैं।
ठीक। तो ये डिज़ाइन के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। किसी भी चीज़ का मतलब स्ट्रक्चर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का बाहरी आवरण। मतलब जैसे ये कोई भी कपड़ा पहनता है, जो भी कपड़े पहनते हैं तो उसका क्या होता है? बाहरी आवरण, मतलब बाहरी रूप दिखाना, वह क्या है? स्ट्रक्चर है। लेकिन उसमें सजावट कर देना, जैसे अभी कोई शर्ट हो उसमें बटन लगा हो तो ये क्या है? यह क्या हो गया? डेकोरेटिव हो गया, अलंकारिक, मतलब इसको बोलेंगे या सजावटी बोलेंगे। तो किसी चीज़ का बाहरी रूप दिखाना वह स्ट्रक्चर है, और किसी भी चीज़ में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर देना, मतलब जो भी सजावट की जाती है उसे क्या बोलेंगे? सजावटी बोलेंगे। जैसे स्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर ले तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे पिरामिड क्या है? यह एक स्ट्रक्चर का प्रकार है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और सजावट में बोलेंगे तो अगर उस पर कोई भी चीज़ है उसमें सजावट की जाए या रंग के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा उसको सजावट किया जाए तो वह क्या कहलाएगा? तो वह डेकोरेटिव कहलाएगा या तो अलंकारिक कहलाएगा। और अगर ये जानते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा मजबूती किस में होती है? मतलब इसके बगैर क्या ये संभव है या इसके बगैर? जैसे अगर हम देख लें ये हाथ, तो ये हाथ क्या है? हाथ जो है ये स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इस पर मेहंदी हम लगा लें तो ये क्या है? ये अलंकारिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सजावटी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? डेकोरेटिव इसको कहेंगे। तो अगर लेकिन हम ये मेहंदी तो छूट जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर, मतलब बिना स्ट्रक्चर के सजावट करना संभव नहीं है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सा है? ये क्या है? संरचना ये है, इसका मुख्य होता है, इसके बगैर ये संभव नहीं है। तो क्या अगर हम हाथ को हटा दें तो क्या हाथ के बगैर मेहंदी लगाना संभव है? नहीं। तो आप डिज़ाइन को कहाँ करेंगे भाई? जो अगर डिज़ाइन करना है तो किसी चीज़ पे तो डिज़ाइन की जाएगी, बिना किसी चीज़ के डिज़ाइन संभव है ही नहीं। तो हमने इसको अच्छे से समझा कि बिना संरचनात्मक के सजावट करना मतलब संभव नहीं है। अगर कोई कपड़ा है, कपड़े पे आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप उस पे सीप से या तो किसी चीज़ से सजावट कर रहे हैं, तो ये अगर हम इसी को दे दें, आपको सब सजाने का सामान दे दें, तो आप सजाएंगे कहाँ? सजाने के लिए कोई सामान तो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का बाहरी रूप दिखाना रचनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? रचनात्मक या संरचनात्मक कहते हैं, रचनात्मक कहलाता है। और ये क्या है? वस्तु की वास्तविक संरचना को दिखाती है। वस्तु की वास्तविक संरचना होती है, और ये क्या करती है? वस्तु के आकार को बताती है। मतलब जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके का वह बताएगा कि हाँ ये इस आकार का है। जैसे अगर हम ये पेन लें, ठीक, अब ये पेन क्या है? ये आप मार्कर देखिए, तो मार्कर क्या है? इस पे ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सजावट के लिए तो है। और ये जिसका बाहरी, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये बाहरी आवरण जो है ये क्या है? ये उसके बाहरी रूप को दिखा रहा है। तो वस्तु के आकार को बताती है कि यह किस आकार का है। वस्तु के आकार को बताती है। जैसे अगर और एक एग्जांपल दें, क्या? अगर आपको नेल पेंट लगाना है तो आप नेल पेंट कहाँ लगाएंगे? अगर नेल नहीं होगा तो आप नेल पेंट लगा लेंगे? नहीं। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संरचनात्मक या रचनात्मक स्ट्रक्चर ये एक ही है, और किसी भी चीज़ का बाहरी रूप दिखाना रचनात्मक कहलाता है। वस्तु की वास्तविक संरचना क्या कहलाती है? यही संरचनात्मक कहलाती है। वस्तु के आकार को बताती है। और सजावटी क्या होता है? सजावटी क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए की जाती है। सुंदरता को
बढ़ाने के लिए होती है। और ये क्या करती है? यह संरचनात्मक की, इसकी यानी रचनात्मक की शोभा बढ़ाती है। यह रचनात्मक की शोभा बढ़ाती है। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल में हाथ क्या है? हाथ जो है ये रचनात्मक है। ठीक, रचनात्मक है। मेहंदी, हाथ में मेहंदी लगाना। ठीक, मेहंदी क्या है? ये सजावटी है। और ये जो पिरामिड होता है ये क्या है? संरचनात्मक है। ये क्या है? सजावटी है। और पिरामिड जो है यह किसका प्रकार है? किसका? रचनात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक, और अब हमने डिजाइन के प्रकार पढ़े, कौन कौन से? संरचनात्मक डिजाइन, सजावटी डिजाइन। और यहाँ से क्वेश्चन, सजावटी डिजाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें यही समझना है कि सजावटी डिजाइन जो होता है ये रचनात्मक डिजाइन का आधार कौन है? संरचनात्मक है। सजावटी डिजाइन का आधार क्या है? संरचनात्मक है। बिना इसके ये संभव नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या है, अंतर क्या होती है। अंतर, कौन कौन सा? ये क्या है? संरचनात्मक। और ये क्या है? सजावटी। ठीक, और ये क्या होती है? यह आधारभूत होती है। क्या होती है? आधारभूत होती है। और क्या होती है? मौलिक होती है। और क्या होती है? साधारण होती है। इसमें क्या होता है? इसमें धन जो है वो कम व्यय होता है। अगर देखें तो संरचनात्मक में तीनों जो भी संसाधन होते हैं, जो भी है, तीनों संसाधन ये कम व्यय होते हैं। इसमें क्या होता है? धन भी कम व्यय होगा, समय भी कम व्यय होता है। तो इसमें ये इसमें कम व्यय होता है। क्या? इसमें कम व्यय होता है। इसका क्या है? स्वयं का अस्तित्व होता है। स्वयं का अस्तित्व होता है। जैसा कि मैंने बताया, यह कम समय में होती है, कम व्यय होता है, समय भी इसमें कम व्यय होता है। ठीक, और क्या होती है? यह सादगी पर होती है। यह सादगी पर होती है और इसी से पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब हम सजावटी में देखेंगे, ये क्या होता है? इसमें समय ज़्यादा लगता है। समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, और इसका क्या है? अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व नहीं होता है। और क्या होता है? इसका अस्तित्व नहीं था। और ये किस पर निर्भर होता है? और ये संरचनात्मक पर निर्भर होता है।
पर निर्भर और सौंदर्य तथा आकर्षक पर बल देती है। और इसमें आवश्यकता से अधिक करने पर मतलब आवश्यकता से अधिक, इसमें सजावट करने पर, आवश्यकता से अधिक सजावट करने पर उसकी वास्तविकता समाप्त हो जाती है। वास्तविकता समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि संरचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन में क्या अंतर है। सजावटी किसी भी चीज़ को ज़्यादा सजा देने से उसकी वास्तविकता खराब हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी लड़की पार्लर में तैयार होती है तो उसका इतना मेकअप कर दिया जाएगा, इतना मेकअप कर दिया जाए कि वो पहचान में ही ना आए। तो ये क्या है, मतलब उसकी जो वास्तविकता है वही समाप्त हो जाए। तो ये, और किसी भी चीज़ को आप कोई भी अभी कोई कपड़े ही लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा सजा दीजिए तो उसकी जो वास्तविकता होती है वो छिप जाती है, वह समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा संरचनात्मक में क्या होती है, यह आधारभूत होती है, किसी का आधार बताती है। और यह क्या होती है, मौलिक होती है, यह साधारण होती है। इसमें क्या कम लगता है, समय कम लगता है, और ये समय कम व्यय होता है, और स्वयं का इसका अस्तित्व होता है। ठीक, और यह सादगी पर होती है। अब ये क्या है, यह बिल्कुल सादा है ना। ठीक, ये सादगी पर होती है। इसी से पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये जो है ये पृष्ठभूमि है तो है, और इस पर जब हम सजावट कर देंगे तो ये सजावटी हो जाएगी। ठीक, और अगर हम बहुत ज़्यादा पूरा हाथ में पूरा मेहंदी भर के लगा लें कि बिल्कुल इसकी पृष्ठभूमि दिखे ही ना, तो क्या है, इसकी वास्तविकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, वही है यहाँ पर। इसमें अब बैठ के इसको पूरा, कोई भी कपड़े लीजिए, कोई भी चीज़ आप खूब सजाइए तो उसको धीरे धीरे मेहनत करने पर, मतलब सजाने पर मेहनत तो लगेगी ही, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, और इसका अस्तित्व नहीं होता। और ये संरचनात्मक पर, इस पर जो होता है ये निर्भर होता है, सौंदर्य तथा आकर्षण पर ये बल देती है। लेकिन यह है किसी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाती है। आवश्यकता से अधिक सजावट करने पर इसकी वास्तविकता समाप्त हो जाती है। और अब हम देखेंगे कि यह कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है, ज्यामितीय होती है, ज्यामितीय, और क्या होती है, मिश्रित शैली होती है, मिश्रित शैली होती है, और क्या होती है, अमूर्त होती है। इसे क्या बोलेंगे, आधुनिक भी बोलेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा भी है कि प्राकृतिक जो होती है, जैसे कोई भी उसमें प्राकृतिक दृश्य बना दिया जाए, कोई भी सजावट करने के लिए जब अगर प्राकृतिक दृश्य बना देते हैं तो वो क्या होती है, प्राकृतिक। जैसे इस तरीके से अगर ऐसे कर दें और इसमें यहाँ पर ये ऐसे पेड़ बना दें और यहाँ ऐसे ऐसे से पहाड़ बना दें, ये इस तरीके से, ये सब क्या है, प्राकृतिक दृश्य है ना। तो ये क्या होती है, प्राकृतिक दृश्य में सजावट करने के लिए प्राकृतिक दृश्य का यूज़ किया सकता है। ज्यामितीय होती है, इसको जो होती है इस तरीके से बनी होती है। वहाँ की पंजाब की जो फुलकारी होती है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कहाँ की, पंजाब की फुलकारी। फिर मिश्रित डिजाइन, मतलब इसमें कई चीज़ों का मतलब मिश्रण कर, कुछ प्राकृतिक कर दिया जाए, कुछ अभी आप देखिए मतलब कोई भी चीज़ आप देखिए कि उसमें कई चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। किसी को देखने में लगेंगी अरे ये इस तरीके से प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है, किसी को लगेंगे नहीं ये फूल बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कुछ समझ में ही ना आए।
यहाँ पर उसको समझना मतलब बहुत ही क्लियर ही नहीं होता है कि ये किस प्रकार की डिज़ाइन बनी हुई है। कई चीज़ों का ये इसमें मतलब मिश्रण कर देते, मतलब जैसे प्राकृतिक को कुछ मिश्रण कर दिया जाएगा, कुछ ज्यामिति को मिश्रण कर दिया जाएगा, तो यही क्या है, मिश्रित डिज़ाइन हो गई। और अमूर्त क्या होती है, इसमें समझ में ही नहीं आता कि ये कैसी डिज़ाइन है, ये मतलब इसको समझने में कठिनाई होती है, ये अमूर्त डिज़ाइन हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन के प्रकार पढ़ा, कौन कौन सा, संरचनात्मक हो गया, डेकोरेटिव हो गया, जिसको कहते हैं संरचनात्मक सजावटी डिज़ाइन बोलते हैं। पहला संरचनात्मक, दूसरा सजावटी डिज़ाइन। संरचनात्मक क्या होता है, यह एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बाहरी आवरण होता है, यह मौलिक होता है, यह सादगी भरी होती है और इसी मतलब किसी चीज़ का यह आधार होता है, मतलब बेस, किसी चीज़ का बेस क्या होता है, संरचनात्मक होती है। और सजावटी क्या होती है कि यह इसको मतलब डेकोरेटिव, मतलब किसी चीज़ को सजाना, किसको, इससे क्या होती है, यह सौंदर्य और आकर्षण पर बल देती है कि मतलब किसी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सजावटी डिज़ाइन उपयोग की जाती है। और यह इसमें क्या होता है कि ये समय पर अधिक बल लगता है। अरे इसको हम मतलब कोई भी कपड़े आप सिलिए, देखिए उसको सिलने में कम समय लगेगा, लेकिन अगर बैठिए उसको सजावट करने के लिए तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये क्या है, इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और ये क्या होती है, चार होती है, कौन कौन सी, प्राकृतिक, ज्यामिति, मिश्रित और आधुनिक, जिसे कहते हैं अमूर्त कहते हैं। अब हम डिज़ाइन के गुण के बारे में जानेंगे कि डिज़ाइन के प्रकार के बारे में जाना, डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, और डिज़ाइन के में क्या अंतर होता है, किसमें, संरचनात्मक में और अलंकारिक या सजावटी डिज़ाइन में। अब हम देखते हैं डिज़ाइन के गुण। डिज़ाइन के गुण के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है, ये डिज़ाइन के गुण क्या होता है, ये सरल होना चाहिए, सरल साधारण होना चाहिए और मौलिक होनी चाहिए। मतलब मौलिकता का अर्थ होता है कि मौलिकता होनी चाहिए, यानी वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए, कि ऐसा इतना सजावट ना कर दो कि उसकी वास्तविकता ही समाप्त हो जाए। ठीक। और क्या होती है, डिज़ाइन ऐसी हो कि जो सुंदरता व क्रियात्मकता प्रदान करे, सुंदरता व क्रियात्मकता प्रदान करे। ठीक। और देखते हैं कि विविधता हो, मतलब कोई भी डिज़ाइन बनाइए वह एक जैसी ना हो। जैसे अभी आप घर पेंट करवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं और उसको पेंट करवाइए तो बार बार एक जैसा ना करवाइए। अभी कोई कपड़े पहन रहे हैं तो हमेशा एक ही जैसे कपड़े मत पहनिए, मतलब थोड़ा बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो विविधता हो, उसमें कैसे एक जैसी ना हो, एक जैसी ना हो। और क्या होती है, आरामदायक होनी चाहिए, आरामदायक, मतलब कपड़े पे ऐसी डिज़ाइन बना दी जाए कि जो चुभने लगे और उसको पहनते ना बने। ठीक। मतलब ऐसी डिज़ाइन बनाइए जो पहनने में आरामदायक हो, तो उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। और मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। और संसाधन कम खर्च होने चाहिए, मतलब लिमिट में होने चाहिए, किसमें, लिमिट में हो। और ये कला का सिद्धांत पर होना चाहिए। और आँखों को गति देने वाला होना चाहिए। तो हम लोगों ने डिज़ाइन के गुण को देखा। अब हम समझते हैं इसको
कि डिज़ाइन का गुण ये कैसा होना चाहिए, यह सरल हो, मतलब जो बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, सरल हो, मौलिकता होनी चाहिए कि ऐसी सजावट ना कर दो कि जिससे उसकी वास्तविकता ही समाप्त हो जाए। सुंदरता व क्रियात्मकता प्रदान करे, वह देखने में डिज़ाइन ऐसा बनाइए कि जिससे वह देखने में सुंदर लगे और किसी को आकर्षित करे। ये नहीं कि इतनी ज़्यादा डिज़ाइन बना दीजिए कि वो देखने में ही ख़राब लगने लगे, तो ऐसे डिज़ाइन का कोई महत्व नहीं होता है। और विविधता हो, हमेशा एक ही जैसी डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए कि हमेशा एक ही जैसा डिज़ाइन आप बनाइए। उसके बाद आरामदायक हो, कपड़े पर डिज़ाइन भी ऐसी बनी हो जो चुभने वाली ना हो और पहनने में आरामदायक हो। किसी भी चीज़ की डिज़ाइन है वह चुभने वाला ना हो, देखने में, पहनने में, जो भी आप कर रहे हैं, कहीं अगर आप सोफ़े का कवर ले रहे हैं, पर्दा ले रहे हैं, तो वह आरामदायक हो। और अगर जैसे आप देखिए पिलो का कवर लीजिए तो वह क्या है कि मतलब डिज़ाइन उस पर ऐसी बनाइए कि सिर पर रखने पर वो चुभे या तो वो आरामदायक न लगे। तो ये क्या है, उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। जैसे अगर स्वेटर है, स्वेटर बनाए हैं तो अगर वो ठंडक को ही नहीं रोक रहा है, या पर्दे को ले लीजिए एग्जाम्पल में स्वेटर को ले लीजिए, पर्दे को ही ले लीजिए। पर्दा आप टांगिए और वह क्या है, पर्दे से जो धूप अंदर आती है उन सब चीज़ को ना रोके, और क्या है, धूल मिट्टी को ना रोके। तो ऐसा पर्दा किस काम का, मतलब जिस उद्देश्य के लिए पर्दे को बनाया गया है वो उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। अगर आप चादर ओढ़ रहे हैं तो ठंड रोकने वाला हो, स्वेटर पहन रहे हैं तो वह ठंडक रोकने के लिए बना हो। मतलब जिस उद्देश्य से सामान को बनाइए उस उद्देश्य को वो पूरा करता हो। ठीक, फिर मितव्ययी होना चाहिए, ये मितव्ययी होना चाहिए, और संसाधन कम खर्च हो की लिमिट हो। मतलब कोई भी डिज़ाइन बनाइए और उसमें इतना ज़्यादा समय लग जाए, इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए कि एक ही डिज़ाइन बना पाइए। तो संसाधन कम खर्च हो और लिमिट में हो। कला के सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं, 5 सिद्धांत हैं, ठीक, उन पर आधारित हो, आँखों को गति देने वाला हो। ठीक, तो हमने क्या है, डिज़ाइन के गुण पढ़े। अब हम लोग डिज़ाइन के चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, आप लोगों को जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको कमेंट करते रहिए। और हम हर संडे को कोशिश करेंगे जितना हम पढ़ाते हैं वो एक कम से कम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए, जिससे टेस्ट सीरीज, जिससे आप लोग उसको अपना आकलन कर सकें कि हाँ ये चीज़ें आपको आ रही कि नहीं। और जहाँ से पढ़ाते हैं यहीं से हम क्वेश्चन उसमें पूछेंगे। लेकिन हाँ, कुछ परिभाषाएं भी रहेंगी, अलग से भी नई परिभाषा रहेंगी कि जिससे हो सकता है कि दिमाग में कुछ मतलब दिमाग में ही बैठ जाए कि हाँ ये परिभाषा ये है, कब कौन सी परिभाषा एग्ज़ाम में आए। क्योंकि परिभाषा इतनी होती हैं कि उसको और कहाँ से परिभाषा पूछ ली जाए ये समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए कुछ परिभाषाएं भी नहीं रहेंगी। तो हम लोगों ने डिज़ाइन के चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम लोग रेखा के ये कला के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग कला के सिद्धांत को पढ़ेंगे।